वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। आज के दौर में आज की लाइफ स्टाइल में बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंग्लिश आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितनी अच्छी इंग्लिश होती है, इम्पोर्टेंस आपकी उतनी बढ़ती जाती है। तो इंग्लिश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट द ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखना क्या ये जरूरी है कि नहीं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन करते हैं तो ग्रामर पे पहले तवज्जो दी जाती है। ग्रामर के बकायदा सेक्शंस होते हैं, ग्रामर को डिस्कस किया जाता है। ग्रामर से रिलेटेड जो टेंसेस होते हैं वो समझाए जाते हैं। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम ग्रामर में अ, सीखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं। टीचर्स आपको लाजमी पार्ट ऑफ स्पीच सिखाते हैं। इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट, बट क्या हम ग्रामर के बगैर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और काफी लोग ये चाहते हैं कि वो ग्रामर ना सीखें और इंग्लिश सीख लें। कुछ ऐसे जुमले हैं इंग्लिश में जो हम ग्रामर के साथ नहीं सीखते, उनका ग्रामर यानी कि टेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम टेंसेस सीखते हैं तो इसमें कुछ वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिससे एक जुमला कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे, शी इज सिटिंग इन द कार और आई एम राइटिंग विद अ पेंसिल। ये दो एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं या तो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, वो गाड़ी में बैठी हुई है। अब अगर हम ये कहें कि वो वहां बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग, फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, दे आर सिटिंग। इसमें कहीं आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो वो है ना जिसके हम क्या, मैंने आपको मिसाल दी थी कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो जिस चीज से हम काम ले रहे होते हैं, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पे आप देख लें कि वो वहां बैठे हुए, दे आर सिटिंग, या वो बैठा हुआ, ही इज सिटिंग, वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या ग्रामर है, कितनी ग्रामर है? ठीक है, तो अब अगर जुमले में आप देखें, मैंने जैसे आपको मिसालें दी कि वो वहां बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, वो वहां बैठे हुए हैं। अब इसमें तो कोई खास सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा कि नो, वो वहां बैठे हुए, दे आर सिटिंग। ओनली एक जुमले पे आप गौर करें, दे आर सिटिंग, और वो सो रहा है, या वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, ही स्लीपिंग। इसमें सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दो जुमले हैं, ये जो दो तीन जुमलों के मैंने आपको मिसाल दी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट मतलब होता है कि जो काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे असल में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, और सब्जेक्ट में तो हम काम कर रहे होते हैं ना, हम सब्जेक्ट के जरिए काम ले रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो कुछ टेंसेस ऐसे हैं, समझाने का मतलब ये कि ग्रामर कहीं इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पे हम ग्रामर के बगैर भी इंग्लिश बोलते हैं। कहीं पे मतलब ऐसे जुमले होते हैं जिसमें ग्रामर इतनी इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रामर में तो पूरे रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जो हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो जुमला बनता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है, ग्रामर में जो हम टेंसेस समझाते हैं, जो जुमले होते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ग्रामर में जो जुमले हम समझा रहे हैं, जो टेंसेस से जो हम फार्मूलाज के ज़रिए जो हम जुमले बना रहे हैं, उसमें ग्रामर आ जाती है, तो वो तो फिर
एक फार्मूला के ज़रिए एक पूरा जुमला क्रिएट हो जाता है। लेकिन वैसे विदाउट ग्रामर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं कहीं ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। वहाँ पे फार्मूलाज के थ्रू जो हम एक हम बात कही जाती है ग्रामर में, जो समझाई जाती है, वो वहाँ पर नहीं आती। तो ये ग्रामर्स के रूल्स के अगेंस्ट नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे इतनी प्रॉपर ग्रामर यूज नहीं होती उन जुमलों में। तो इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो हमें देखिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस दोनों रखें, बिकॉज इंग्लिश बोलने के लिए ऑब्जर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश ग्रामर में जो मैं मोटिवेशनल और एक मोटिवेशनल वीडियो है, अगर आप इससे इंस्पायर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी बातों पे अमल करके आप अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। और देखिए मेरी भी इंग्लिश मेरी इंग्लिश इज़ नॉट माई मदर टंग, बट आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड। और मेरे फादर जो है वो इंग्लिश बोलते थे और हम लोगों से इंग्लिश बोलते थे, बिकॉज वो चाहते थे कि हम भी इंग्लिश बोलें। तो इंग्लिश अब अच्छी खासी इम्प्रूव थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, दैन कॉलेज, एंड तो इंग्लिश अच्छी रही, काफ़ी हद तक अच्छी रही है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है। एक तो आप घर में बोलते हैं, अब इंग्लिश बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप घर में इंग्लिश बोल रहे हैं तो घर में लोग इतने पसंद नहीं करते हैं। खास मतलब कहते हैं कि काफ़ी मैंने देखा है घरों में कि डोंट स्पीक इंग्लिश इन होम, मतलब वो चाहते हैं घर वाले कि अपनी लैंग्वेज में बात करें, चाहे आप उर्दू बोल रहे हो या कोई भी आप की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसमें आप बात कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या करेंगे, किससे बात करेंगे? दोस्त से बात करेंगे तो दोस्त हंसी मजाक में उड़ा सकते हैं, फन करेंगे आपके साथ। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन करेंगे तो वो आपको ग्रामर, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ग्रामर सिखाएंगे। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होगी, पार्ट ऑफ स्पीच सिखाएंगे। इसके अलावा वो क्या करेंगे, कन्वर्सेशन होती है, सेकंड उसका जो हिस्सा होता है वो कन्वर्सेशन होता है। अब कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे हर इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में कन्वर्सेशन होती है और ग्रामर के बाद कन्वर्सेशन सिखाई जाती है। आप चाहें तो कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं और सेंटर में जाना चाहते हैं तो ये बात जान लीजिए कि आप ये माइंड बनाए कि हम सीखने नहीं जा रहे, हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलने जा रहे हैं। मैं मिसाल दूंगी एक छोटे से बच्चे की। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, बोलना नहीं जानता, लेकिन जब अपने घर में लोगों को बोलते हुए देखता है, सुनता है, तो वो भी उन जैसे बोलने की कोशिश करता है। पहली बार तो वो इतना बोल नहीं पाता, एक एक लफ्ज़ बोलता है, फिर थोड़ा और बोलना शुरू करता है, फिर जैसे जैसे वो उसको वो इन्वायरमेंट मिलती रहती है, क्योंकि स्पीकिंग हमारे इन्वायरमेंट से इम्प्रूव होती है। तो फिर वो उसी तरीके से उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता है और फिर एक वक्त आता है बहुत फ्लुएंट बोलता है। वो थॉट्स उसके जो माइंड में आते हैं तो वो उसी अब थॉट्स तो विदाउट वर्ड, तो यू कैन नॉट थिंक, बिकॉज आपको नहीं मालूम आप बगैर अल्फाजों के तो आप सोच नहीं सकते ना। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, जब हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है, हमारे कोई ख्याल आता है, तो क्या आप विदाउट एनी वर्ड क्या वो ख्याल कर सकते हैं? तो आप जो ख्याल कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली अगर आप उर्दू आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप उर्दू में ख्याल कर, आप उर्दू के अल्फाजों में ही वो बात आप सोचेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि, और बाज़ लोगों को बहुत हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलते हुए। MBS मैंने देखा है, MBS की वो होते हैं, MBBS की होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, इतने वो उनका एक्सेंट, कभी कभी उनको एक्सेंट समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इंग्लिश अच्छी हो भी जाती है उनकी, तो वो कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, लेकिन उनको प्रॉब्लम उनकी एक्सेंट में आ जाती है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्या, मतलब बोलने में कंफ्यूज हो जाता है। इंग्लिश लिख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, उनकी बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो सारा एक्चुअली डिपेंड करता है हमारे ख्याल पे, हम क्या सोच रहे हैं। आप जो सोचते हैं कोशिश करें कि हम मतलब मिसाल के तौर पर मैं उर्दू बोलती हूँ तो
मैं जो सोचती हूँ क्या वो मैं उर्दू में ही सोचूँ ज़रूरी है? मैं इंग्लिश में भी सोच सकती हूँ। वही अल्फाज जो मैं उर्दू में यूज़ कर रही हूँ वो मैं उर्दू इंग्लिश में भी कर सकती हूँ सोचने के लिए। तो अपना एक माइंड बनाएं कि आप जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं तो आप खाएं भी इंग्लिश में, उठे भी इंग्लिश में, बोले भी इंग्लिश में और सोचे भी इंग्लिश में। एक इन्वायरमेंट इर्द गिर्द आपकी बन गई। ठीक है, तो इस तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन करें। जैसे कि हम रहते हैं पाकिस्तान में तो उर्दू लोग ज़्यादा बोलते हैं हमारे यहाँ। आप ज़्यादातर आप ऑब्वियसली इस इन्वायरमेंट में तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरीके कार है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल पढ़िए और इंग्लिश को समझने के लिए कोई इंग्लिश मूवी देखिए, कोई भी इंग्लिश ड्रामा देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो इंग्लिश में वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मार्क ट्वेन है। इसके अलावा बहुत सारे व्लॉगर्स हैं मार्क ट्वेन जैसे जो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी क्लीन इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश उनका एक्सेंट होता है या ब्रिटिश होता है, कैनेडियन होता है, वो इंग्लिश एक्सेंट आप सीखिए ताकि फिर आप लोग की इंग्लिश इम्प्रूव हो। सुनने से बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते ही इम्प्रूव होते ही ऐसे। पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस से पहले ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम उनकी तरह अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो जो वर्ड बोल रहे हैं उन वर्ड्स को पहले समझना सीखिए। अब हमने उनसे कोई ऐसा अल्फाज सुना जो हमें नहीं आता, हम नहीं जानते, हमने कभी कभी सुना नहीं, लेकिन वो बड़ा ही यूनिक वर्ड है। उस पर रिसर्च कीजिए आप, उठाइए यूट्यूब उठाइए, गूगल करें, उसका मीनिंग भी होगा, उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी होगी। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे हम वो वर्ड बोलते हैं तो वो उसको डिफरेंट स्टाइल में बोलते हैं क्योंकि उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, चेंज होता है, तो हमें समझ में नहीं आती। वर्ड वो वही होता है जैसे कि एक वर्ड है लंदन, ठीक है, ये एक कंट्री का नाम है, लेकिन मैंने कहीं एक फॉरेनर को लंदन को लंजन बोलते हुए देखा था, लंदन लंदन। तो उसने इस तरह बोला कि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन बात क्योंकि उसका एक्सेंट ऐसा था कि मैं समझ नहीं पाई। तो इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बोलने में डिफरेंस होता है, कुछ लिखने में डिफरेंस होता है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाया था इस तरीके से। क्योंकि हमारे जैसे पाकिस्तान में ब्रिटिश एक्सेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। अब हमें तो इतना ब्रिटिश एक्सेंट ज़्यादातर हम जो इसमें जो वर्ड होते हैं वो जैसे ओकरा एक वर्ड है, भिंडी, इसके अलावा बहुत सारे से एक वर्ड है बैड, BED बैड। कलर एक वर्ड है, COLOUR कलर। लेकिन ये ब्रिटिश में हम इसको कलर लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग में ब्रिटिश एक्सेंट को जब हम इसमें हम बात करेंगे लिखेंगे तो हम इसकी स्पेलिंग कलर लिखेंगे। लेकिन यही वर्ड अगर मैं एक्सेंट अमेरिकन में लिखूंगी तो मैं उसको कलर में यू साइलेंट कर दूंगी बस, और लिखूंगी COLOR कलर, सिंपल। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बारीकियाँ होती हैं, ये समझना पड़ती हैं। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना तो आपको ये सब चीज़ें, ये इन बारीकियों पे भी फोकस करना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रामर के साथ भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, लेकिन विदाउट ग्रामर जहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बेसिकली, खास ना ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है शो होता, उसमें एक स्लीपिंग उसमें वर्ब आ जाता है, जैसे स्लीपिंग एक वर्ब है, ईटिंग एक वर्ब है, सिटिंग एक वर्ब है। ठीक है, अच्छा, वर्ब का मतलब एक वो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की एक डेफिनेशन है। वर्ब मीन्स टू डू वर्क, टू डू समथिंग लाइक। लेकिन इसका मतलब वर्ब मीन्स परसीव। परसीव की मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ महसूस करते हैं। ठीक है, महसूस करना मतलब कहने का मतलब कि परसीव आप कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। इफ यू फील वांट टू स्लीप, आपको नींद आती है तो आप सो जाते हैं, आप अपनी नींद पूरी करते हैं, तो आपको पहले महसूस होता है ना, भूख लग रही है तो महसूस होता है,
प्यास लगी तो महसूस होता है। तो वर्ब की सिंपल एग्जांपल ये है कि आप पहले वर्ब को भी वर्ब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जुमले में कुछ हो या ना हो वर्ब ज़रूर होता है ज़्यादातर। तो वर्ब जानिए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इन दो चीज़ों पर फोकस करें। और ग्रामर के साथ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर भी सीखें। मैं ये कहूँगी कि ग्रामर यूजलेस है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें ग्रामर कहीं ना कहीं ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ग्रामर के जो फार्मूला होते हैं, जिसमें एक प्रॉपर फार्मूले के ज़रिए आप एक जुमला क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाती है, उसके बाद इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हम जिसे कहते हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जिसमें जुमले का उलट हो जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बहुत ये एक बता दूँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। इंग्लिश सीखने के लिए आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी अगर आप ग्रामर सीखेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो इस तरीके से कीजिए आप काइंडली। ग्रामर के बगैर जुमले होते हैं जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पे हम ग्रामर के रूल्स को हटा देते हैं। एक जुमला है, आई एम गॉन और शी इज़ गॉन, मतलब गॉन क्योंकि आई एम के साथ गोइंग लगता है, ठीक है। शी इज गॉन, अब इसके साथ इज एम आर के साथ एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होती है। फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी, ये फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म होती है जो फर्स्ट वर्ब से बनती है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, तो कहते हैं आई एम गॉन शी इज गॉन का मतलब ये एक जो दो मिसालें हैं। लाइक मैं ये भी कह सकती हूँ कि आई एम गोइंग, लेकिन मैं यहाँ पे गोइंग साइलेंट करके मैं कहती हूँ आई एम गॉन, तो देखिए ग्रामर कहाँ गई, ग्रामर की तो रूल्स नहीं आए ना यहाँ पे। ग्रामर तो अब आप सोचेंगे यार ये क्या, जब भी काफ़ी लोग ग्रामर अवॉइड करते हैं, लेकिन एक जुमले जो कि यहाँ पे एक्सेंट आ जाता है बेसिकली। अमेरिकन जो है वो गोइंग यूज़ नहीं करते, कैनेडियन गोइंग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर वो गॉन यूज़ करते हैं। गॉन, डन है, जहाँ पे डन का मतलब होता है काम पूरा हो जाता है, देन वहाँ हम डन यूज़ करते हैं। आई एम डन, वो कहते हैं आई एम डन, आई एम गॉन, शी इज़ गॉन, दे आर गॉन, दे आर गॉन, ठीक है। तो जहाँ पे गोइंग आ रहा है वहाँ पे उन्होंने गॉन कर दिया, जहाँ पे डन आ रहा है वहाँ पे उन्होंने डना कर दिया। तो ये दो जो चीज़ें हैं, जो मैंने आपको कुछ चंद मिसालें दी, आई होप आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये बातें। इसलिए मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है एक, ताकि क्योंकि बहुत सारी एक इंफॉर्मेशन वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, ग्रामर के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ग्रामर सीखना चाहिए कि नहीं, या ग्रामर के बगैर सीखना चाहिए, या ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। तो एक बात बता दूँ कि इम्पॉर्टेंट ग्रामर भी है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्रामर के बगैर जो हम इंग्लिश सीखते हैं, जहाँ पे ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं होते, मेरी बात पे तो गौर कीजिएगा, वो जो है बेसिकली वो इंग्लिश भी आपको सीखना पड़ती है। और आप BBC वर्ल्ड न्यूज़ देखिए, CNN देखें, GW देखिए, और कुछ इंग्लिश न्यूज़ आप जब सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, क्योंकि तरह तरह के एक्सेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसके उन एक्सेंट में इंग्लिश बोली जाती है। तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी मैं मतलब नहीं आ रहे, तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए, इफ़ यू रियली वांट टू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन,
क्योंकि आप लोगों की जो लाइक्स मिलते हैं वो मेरी इंकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप इंकरेजमेंट कर देंगे मुझे, आप जितनी मुझे मेरी इंकरेजमेंट के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों की लाइक्स, आपके कमेंट इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए जो देख रहे हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर कहूँगी पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने काफ़ी मुझे कमेंट करे, लाइक करा और अच्छे अच्छे कमेंट करे, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी मैं बहुत हौसला अफजाई हुई है मेरी, बहुत ही मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं इंकरेज हुई हूँ। तो जब भी मैं एक और वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड लाई हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी, लेकिन दूसरी वीडियो इंशाल्लाह कोई ब्लॉग होगा। और याद रखिए कि ये चैनल जितना मेरा है उतना आपका भी है, तो काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लीव द कमेंट। अपना कमेंट इम्पॉर्टेंट है, आपको कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए यहाँ वहाँ। और ग्रामर के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। जब बच्चा क्लास 1 में होता है, 2 में होता है, तो थोड़ा या जब क्लास 3 में होता है तो एक ग्रामर के टेंसेस सिखाए जाते हैं उनको। क्योंकि सॉरी मुझे थोड़ी सी सर्दी भी लगी है, थोड़ा मुझे ऐसा तो ऐसा है कि आप ग्रामर सीखिए। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, जो क्लास 4 में आते हैं, उनको टेंसेस सिखाए जाते हैं। 3 और 4 क्लास के बच्चे टेंसेस सीखते हैं, 5 क्लास के बच्चे अच्छी ग्रामर सीखते हैं। 10 इंटर कॉमर्स, इंटरमीडिएट तक और बैचलर्स तक आप ग्रामर आपका पीछा नहीं छोड़ती। ग्रामर तो इम्पॉर्टेंट, और ग्रामर इम्पॉर्टेंट रियली है, बोलने में भी ग्रामर काम आती है। लेकिन कुछ जुमले ऐसे हैं जैसे मैंने बताया कि वो विदाउट ग्रामर होते हैं, जहाँ पे ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं होते। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मेरी वीडियो आज की जो है वो अख्तिताम होती है। और नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ मेरा वेट कीजिएगा, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एंड में दोबारा सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट और इंग्लिश लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने बताया, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे, ज़रूर आप लोग के काफ़ी क्लियर हो गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।